जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? कल आपको एसएसटी का क्लास मिला होगा, तो एसएसटी क्लास में आपको कितनी चीज़ें समझ में आई, क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या डाउट्स है, वो सब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इससे आपको और हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा, हमें पता चलेगा कि आप लोग को क्या क्या डाउट आ रहा है, उसके हिसाब से हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आपका ही फायदा है। और सबसे बड़ी बात की क्या होता है कि आपके बारे में हमें पता चलता है कि आप किस टाइप के लड़का या लड़की हो। सो ठीक ना, आपका सोच क्या है, आप लोग कहाँ कहाँ फंसते हो। अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो उसके लिए अलग से सेपरेट भी वीडियो बनाया जाएगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके कमेंट से हमें जो है प्यार मिलता है, आपका प्यार मिलता है, और आपके प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो इसीलिए कमेंट कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद भी अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो में कहाँ प्रॉब्लम हुआ, क्या चीज़ समझ में आया, नहीं समझ में आया तो क्रिस्टल क्लियर सब लिख दीजिएगा, ठीक ना, ताकि हमारा और आपका बाउंडेशन बना रहे, ठीक ना। बेसिकली मैंने आपको ऐसा क्यों पूछा कि आपकी पढ़ाई क्यों कैसा चल रहा है, मैंने पूछने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सुनिए, आप लोग अभी क्लास 10 में हो, आपका 9 साल पार हो चुका है। समझिए मेरा बात, आपसे बात करो, इधर देखिए, इधर आप लोग 9 साल पढ़ चुके हैं, आपका लास्ट साल है, यानी यही साल अंतिम, यही साल भारी है आपके लिए, ठीक ना। समझिए मेरा बात, आपको 1 साल बाद आपको एक मार्कशीट मिलेगा जिसमें आपका साइंस का, आपका मैथ का, आपका एसएसटी का, आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका मार्क्स नजर आएगा आपको। उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आप आगे चल के जो भी नौकरी लोगे, या फिर बहुत सारे, मेरा कहने मतलब ये कि बहुत सारे नौकरियों में या फिर बहुत सारे प्लेसमेंट में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपका जो 10 का मार्कशीट है वो मांगता है। वहाँ पे अगर अच्छा नंबर नहीं होगा दोस्तों, 90%, 80% नहीं रहेगा तो आपके लिए दिक्कत कर सकता है, 75% नहीं रहेगा तो आपके लिए दिक्कत कर सकता है। तो इसीलिए क्लास 10 की कुर्सी को पकड़ के रखिए, जकड़ के रखिए, और उसको जकड़ के रखने में आपकी प्रीतम एकेडमी आपकी जी जान लगा के मदद करेगी। आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है दोस्तों, बस अच्छे से वीडियो को फॉलो करना है, अच्छे से चीज़ों को सुनना है और देखना है। बेसिकली हमारा और आपका ये पहला वीडियो है, तो थोड़ा मोड़ा मैं अपने बारे में बता दूँ, ठीक ना। तो भाई मेरा नाम है सूरज कुमार, ठीक, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा क्लास 10 का, और आपका साइंस का केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन भी मैं ही हैंडल करूंगा। बच्चा बायो, तो बायो आपके पंकज सर लेंगे, बायो मेरे पल्ले नहीं पड़ता, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक ना। अब सब भाई सब चीज़ में तो विख्यात नहीं हो सकता ना, इसीलिए समझिए, ऐसे मैं विख्यात नहीं हूँ, पर हाँ इतना है कि आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक ना। टेंशन मत लीजिए, मेरा सबसे बड़ा मोटिव रहता है कॉन्सेप्ट। मैं कॉन्सेप्ट के पीछे भागता हूँ दोस्तों। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, समझिए, कॉन्सेप्ट इज अ पावर, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। कॉन्सेप्ट है तो आप लोग बना लोगे। खासकर मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, मैथ में आप लोग रट के आंसर नहीं ला सकते, क्योंकि डिजिट चेंज कर देगा भाई, क्वेश्चन वही रहेगा, डिजिट चेंज कर देगा, आंसर आएगा ही नहीं, तो आप लोग रट नहीं सकते मैथ में, इसलिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का सबसे पहला क्लास होगा वो होगा वास्तविक संख्याओं पर, और इसका हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले भाई थोड़ा बड़ा मुस्कुरा लीजिए, क्योंकि पढ़ाई जो होता है वो स्ट्रेस माइंड से नहीं किया जा सकता है, समझ में आया ना। और उससे पहले आपको अच्छी बता दूं, मैं 2-4 अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा, यूँ समझ लीजिए आपके लिए सरप्राइज है। मैं भी आपको पंकज एसएसटी वाला वीडियो में बता दी है, वो पीडीएफ वाला बात, पेड पीडीएफ वाला बात, पीडीएफ सब आपको आप लोगों को पता होगा। आप लोगों ने एसएसटी वाला क्लास देखा, तो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। और अगर हो सके तो मैं इस सेशन के एंड में, यानी कि लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, और नहीं होगा तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा जिसमें मैं और पंकज सर दोनों साथ में दिखेंगे। उसमें आपको अच्छे से आपसे बात किया जाएगा, आप कैसे नोट्स बनाओगे, कैसे क्या करोगे, सारे बात किया जाएगा। तो बेसिकली हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, ये समझिए। आपका मैथ में जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैं अभी वास्तविक संख्या पढ़ा रहा हूँ, तो उस चैप्टर को पढ़ाने से पहले बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर्स, क्वेश्चन आंसर बनाना शुरू कर देते हैं। वो मत कीजिए। सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दूंगा, उस इंट्रो को देखिए, और उस इंट्रो में उस जो आपका चैप्टर है जिसकी वास्तविक संख्या है, इसमें जितने भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन को बनाने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन सारे फॉर्मूलाओं को जो जो जरूरत पड़ेगी, सारे का जो सार है, सारा का जो कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको इस इंट्रो में दूंगा। और इस इंट्रो के थ्रू से आप लोग क्या करोगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और साथ ही साथ जो जो चीजें यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा वो आपको क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन जब करूंगा तब तो बता ही दूंगा, आपको टेंशन लेना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैथ आपको बनाना नहीं पड़ेगा, मैथ आप फील कीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको मैथ बनाना नहीं पड़ेगा। आप क्वेश्चंस को देखिएगा ना, तो अब अपने आप दिमाग में थिंकिंग आ जाएगा कि भाई मैथ तो मेरे लिए हलवा है, यानी मैथ आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बोलते हैं ना बहुत बच्चा, अरे मैथ बनाना पड़ेगा यार, मैथ आपको बनाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बन जाएगा आपसे, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक ना। आपको मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा। तो
मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, सुनिए हंसी आएगा, ठीक ना। ये तो चैप्टर है ना वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या दोस्तों ये किसी को समझ में नहीं आता है, पर क्वेश्चन जो इसका सबसे बन जाता है। कहने मतलब जो इसका जो क्वेश्चन ये सबसे बनता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता था। जब मैं भी पढ़ रहा था ना, सारे क्वेश्चंस में लगा लेता था, लेकिन कॉन्सेप्ट के नाम पे 0 शून्य। तो ये आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा देना था। मैं फिर बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इज अ पावर, कॉन्सेप्ट इज अ पावर। कॉन्सेप्ट है तो आपके पास पावर है, ठीक ना। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। बेसिकली मेरा पढ़ाने का नजरिया थोड़ा हंसी मजाक डांट और कहानी है, ठीक ना। तो मैं इस वास्तविक संख्या के कहानी को एक कहानी के माध्यम से स्टार्ट करूंगा, ठीक ना। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको मैं एक अनाउंसमेंट आपको कर देता हूं, ठीक ना। और वो आपका अनाउंसमेंट है, ये जो अनाउंसमेंट है ये आपको मैं बता दूं कि आपको हर वीडियो के एंड में आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उस एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको जाकर अटेंड करना है। एसएसटी में भी, आपका साइंस में भी, आपका मैथ में भी, ये सारे सब्जेक्ट में आपका ये होगा। और ये एमसीक्यू आप लोग कहाँ दीजिएगा, आपको हमारा जो प्रीतम एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल में सर्च मारिएगा pritamacademy.com, आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे जाइएगा और जाके आप लोग क्यूज दे दीजिएगा। हाँ, आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है। कुछ दिनों में 5, 6, 7, 8 दिन में आपका वो क्यूज वाला सिस्टम भी आ जाएगा। आपको एक सेपरेट सा एक इसकी रिकॉर्डिंग वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा यहाँ जाइएगा, आपको क्यूज देखने को मिलेगा, वहाँ जाके आप लोग क्यूज दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपका समझ रहे हो, रिवीजन होगा। साथ ही साथ उसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस डालूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस लेक्चर से रिलेटेड होगा, साथ साथ आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये छोड़ दीजिए मुझे। तो चलिए इस प्यारी सी कहानी को आरंभ करते हैं, ठीक ना। तो यूं समझ लीजिए कि बहुत पुराने साल में, ये काल्पनिक कहानी, ठीक ना, ये बहुत पुराने जमाने में, बहुत पुराने जमाने में, ठीक ना, जब नंबर्स आपके पास नहीं थे, आपको पता नहीं था, ठीक ना, तब यूं समझ लीजिए कि एक किसान था जिसके पास कई सारे गाय थे, भैंस थे, बकरी थे, भेड़ थे। तो वो क्या करता था, रोज सुबह उनको लेके जाके चराने जाता था और शाम को घर आता था। ये सिलसिला वो रोज करता था, ठीक, चलता गया ये सिलसिला। तो वो एक नोटिस कर रहा है एक चीज, कि वो जब घर आता है तब उसका जो जानवरों का कलेक्शन है उसके पास, जो उसके पास भेड़ बकरी है, उनमें से कुछ की संख्या घट जाती है, यानी कुछ गायब हो जाते हैं। तो ये सिलसिला चलता गया। अब एक दिन ऐसा आया कि उसके पास एकदम ना के बराबर एकदम बचा जानवर। आप बोलेगे सर उस टाइम तो संख्या थी ना, तो उसको कैसे पता चला कि कम हुआ। अरे गधा, ये इंडिया है, पता है ना। यहाँ पे अगर आम का पेड़ में अगर एक आम गायब होता है तो उसको पता चल जाता है आम के मालिक को कि एक आम गायब हुआ है। तो वो तो उतना सारा भेड़ बकरी का गायब है। अब मान लीजिए आपके पास 100 भेड़ बकरी है, उसमें से अगर आपका रोज गायब हो रहा है, आपके पास गिनती नहीं पता आपको, लेकिन लास्ट में आपके पास मान लीजिए 3-4 बचा, तो आपको फिर भी पता चलेगा कि नहीं भाई मेरा इतना सारा भेड़ बकरी गायब हो गया, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो मेरा कहने मतलब वो है, ठीक ना। तो यूँ समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कहानी सुनिए, ठीक। चलिए, तो क्या हुआ कि वो क्या बोल रहा है कि मेरा भेड़ बकरी गायब हो रहा है, तो चलो राजा के पास। वो गया राजा के पास, राजा को समझाया, अपना प्रॉब्लम बताया कि राजा जी मेरा जो जानवर है वो गायब हो रहा है, मैं जाता हूँ चराने, घर आता हूँ तब तक गायब हो जाता है। तब राजा के माइंड से अचानक निकल गया, वो सोचा भाई कितना गायब हुआ जी। तब वहां से आपका नंबर्स का आविष्कार हुआ, जिसको भी हम लोग गिनती का नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब वहां से क्या हुआ, गिनती का आविष्कार हुआ। तब से बोलने लगा कि मेरा 4 भेड़ गायब हुआ, 5 भेड़ गायब हुआ, 6 भेड़ गायब हुआ, 1 बकरी गायब हुआ, 1 गाय गायब हुआ। तब से आपका गिनती का कॉन्सेप्ट आया, यूं समझिए। फिर बोल रहा हूँ काल्पनिक कहानी है, ठीक ना। तो आपका 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं आई, ठीक ना। अब थोड़ा रियलिटी में आइए, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जितनी भी अनंत तक चल रही है। तो ये सारी संख्याएं दोस्तों क्या होती है, सीधा सीधी बोलो तो ये जो गिनती की संख्या है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं कि नहीं, जिसको हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये सारी क्या दोस्तों, प्राकृतिक संख्या, इसको लिख दीजिए प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या, ठीक ना, संख्याएं, ठीक। मेरा थोड़ा हिंदी खराब है, एडजस्ट कीजिएगा, ठीक ना। मेरा काम है कॉन्सेप्ट देना, जो कि मैं आपको भरपूर दूंगा। तो आप थोड़ा सा फिर से पुराना जमाना में चलिए। अब तो भाई उनको संख्या के बारे में पता चल गया, ठीक ना। और जैसे कि आपको पता ही है 1 2 3 4 5 ये क्या, तो प्राकृतिक संख्या, तो इसलिए मैंने इसको प्राकृतिक संख्या लिख दिया। अब पुराने टाइम पे आते चलिए, ठीक। अब एक दिन ऐसा हुआ कि राजा निकल गया आखेट पे घूमने के लिए, कि जो प्रजा है उनसे थोड़ा सा बात किया जाए, थोड़ा पूछा जाए कि उनका क्या फीडबैक है, उनका कैसा उनका दैनिक जीवन चल रहा है। तो फिर से राजा क्या क्या एक दूसरे किसान के पास गया जो कि भेड़ बकरी चराता था, पूछा उससे तुम्हारा क्या कुछ गायब हुआ है।
तो उसने कहा मेरा कुछ गायब नहीं हुआ है। और जब कुछ गायब नहीं हुआ तो अभी हम लोग मॉडर्न टाइम पे क्या यूज करते हैं, शून्य का। तो उस टाइम पे जीरो का आविष्कार हुआ, ठीक ना। यूं समझ, जीरो का अलग कॉन्सेप्ट है पर ये काल्पनिक कहानी है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे जीरो को भी ऐड कर लेते हैं। उस टाइम पे क्या किया गया कि भाई जब कुछ गायब नहीं हुआ, मतलब क्या गायब हुआ, कुछ नहीं गायब हुआ, तो वहां पे जीरो ऐड किया गया। यानी कि जब कुछ गायब नहीं होगा तो बोलना जीरो गायब हुआ, ठीक। तो वहां पे जीरो आया। जीरो को क्या कीजिए आप लोग प्राकृतिक संख्या में ऐड कर दीजिए, तब तो भाई प्राकृतिक संख्या है, फिर जीरो भी आ गया। तो जीरो को आप क्या कीजिए प्राकृतिक संख्या में ऐड कीजिए, 0 1 2 3 4 इस तरह के अनंत तक जाएगा। और अभी आप लोग को पता है जब भी आप लोग जीरो को प्राकृतिक संख्या में ऐड करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हो, ठीक ना। जिसको हम लोग उसको होल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्ण संख्या को, ठीक ना। तो ये पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या है, ठीक। अब मैं इसको भी थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, ठीक। तो ये आपका पूर्ण संख्या का कॉन्सेप्ट आ गया। अब समझिएगा, ठीक ना। राजा के पास एक दिन व्यापारी आया, एक व्यापारी माने जो समझ लीजिए बिजनेसमैन आया, ठीक ना। और बिजनेसमैन आकर बोला कि मेरा 2 रुपये का घाटा हो गया, ठीक ना। तो भाई अब इतना तो नंबर तो आ गया था, समझ लीजिए 2 का घाटा हो गया। तो अब राजा क्या समझेगा, भाई 2 का घाटा हो गया तो अब क्या किया जाए, ठीक ना। तब यह समझिएगा कि वो व्यापारी गया था राजा के पास लोन लेने, ठीक ना। क्या करने, लोन लेने, ठीक ना। तो लोन लेने गया तो राजा पूछे कितना लोन चाहिए, तो व्यापारी बोला मेरा जितना घाटा हो उतना लोन दे दीजिए। तो राजा पूछा कितना घाटा हुआ, 2 रुपये का घाटा हुआ। तो वो जो 2 रुपया हुआ क्या हुआ, घाटा हुआ ना। घाटा माने नेगेटिव, तो यहाँ से नेगेटिव संख्या। अरे बाबा ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे भी 4 रुपये में आप लोगों ने एक चॉकलेट खरीदा, उसको 2 रुपये में बेच दिया, तो 2 रुपये का घाटा ना हो गया, यानी कि आप लोग -2 में चले गए। तो वहां से क्या हुआ दोस्तों, माइनस वाली संख्या का आविष्कार हुआ। तो चलिए यहाँ पे आपका माइनस वाली संख्या आ गया। तो माइनस वाली संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या का आगे तरफ माइनस लगा दीजिए, माइनस वाली संख्या बन गई, ठीक है। जैसे कि हो गया -1 हो गया, -2 -3 -4, ये सारी संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या होती है। और जैसे कि और तो बाकी सब तो संख्या था ही, 0 1 2 3 4 5 ये सारी संख्याएं आ गई। यानी कि बेसिकली ये जो आपका पूर्ण संख्या था जिसमें से आपका प्राकृतिक संख्या भी इन्वॉल्व होता है, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी इन्वॉल्व होता है और एक 0 ज्यादा ऐड हो जाता है, तब हम लोग उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यानी कि पूर्ण संख्या में जब आप लोग, यानी कि ये सब क्या दोस्तों, ये सारी चीजें आपकी पूर्ण संख्याएं थी। तो जब आप लोग पूर्ण संख्या में जब माइनस वाली संख्या को ऐड कर देते हो तो वो क्या बनता है दोस्तों, आपका एक पूर्णांक बनता है। क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। तो यहां से आपका पूर्णांक संख्या का कॉन्सेप्ट आया जब आपके पास राजा के पास व्यापारी पहुंचा, तब घाटा लेके, समझ में गया ना। ये सारी चीजें हो गया। अब समझिए, राजा के पास 2 बच्चे आए, दोनों बच्चे आपस में लड़ रहे थे। तो राजा पूछा क्यों लड़ रहे हो भाई, तो एक बच्चे ने कहा कि वो मुझे रोटी नहीं दे रहा है। तो दूसरे बच्चे ने क्या जवाब दिया, जिसने रोटी नहीं दे रहा है वो समझ लो। जो बच्चा रोटी नहीं दे रहा उसने क्या कहा, उसने कहा भाई मेरे पास 1 रोटी है तो मैं कैसे दे दूं। तब राजा ने कहा एक काम करो, आधा आधा बांट लो। यहां से आपका जो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि आधे वाली संख्या, जैसे 1/2 3/2 4/2 बटे वाली संख्या का कॉन्सेप्ट आया। तो जो अब आपका बटे वाली संख्या का कॉन्सेप्ट आया, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते, क्या बोलते, परिमेय संख्या बोलते, ठीक ना। और परिमेय संख्या किसे डिनोट करते हैं, P/Q से डिनोट करते हैं। और जहां Q = नॉट 0 होता है, याद रखिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए P कोई संख्या आपको ऐसे पता ही है, ठीक ना। P मान लीजिए 4 है, ठीक ना। Q अगर 0 रख दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित होगा। इसको बहुत लोग गलती करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन अनडिफाइंड, मतलब इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोल देते हैं। ये अनंत नहीं है दोस्तों, ये अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, याद रखिएगा। इसको आप लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हो, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको अनंत बोल के गलती मत कीजिएगा, अपरिभाषित है, ठीक ना। तो इसको परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट आया। जैसे कि 1/2 हो गया, एग्जाम्पल 2/3 हो गया, आपके पास 4/6 हो गया। तो ये क्या होगा दोस्तों, परिमेय संख्या की कैटेगरी में आ गया। अब मेरे सर बहुत सारे दोस्तों, सर आप लोग गोल गोल क्यों बना रहे हो, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों बना रहा हूँ, ठीक ना। आप समझिए, अब ये सारी चीजें आप भूल जाइए। आप कहानी जो मैंने सुना था, कहानी खत्म होता है, अब रियलिटी में आइए। अब आपको एक चीज पता है कि परिमेय संख्या को छोड़ने के बाद भी आपका और एक खिलाड़ी है इस मैदान में, जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। वो एकदम अलगे है, इसकी दुनिया पूरा अलग है, ठीक ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या को पता है आपको, P/Q के रूप में डिनोट नहीं किया जा सकता, ठीक ना। तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोला जाता है। इसको परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोला जाता है। पूर्णा को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोला जाता है। पूर्ण संख्या को होल नंबर बोला जाता है। प्राकृतिक संख्या को आपको क्या बोला जाता है दोस्तों, नेचुरल नंबर बोला जाता है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हुई। अब समझिए मेरा बात कि मैंने ये गोला गोला क्यों बनाया। इसको देखिए, आप लोग समझिए, ये क्या दोस्तों, ये प्राकृतिक संख्या का गोला है
और इसके ऊपर में जो गोला है वो पूर्ण संख्या का है। मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि इस पूर्ण संख्या के गोले के अंदर में प्राकृतिक संख्या है, यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि पूर्ण संख्या को आप लोग प्राकृतिक संख्या को आप लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर में प्राकृतिक संख्या। आप लोग देखो ना भाई, देखो ना, आप लोग जब प्राकृतिक संख्या का आगे जीरो लगा दिए तब ना पूर्ण संख्या बना, यानी कि आप लोग प्रत्येक प्राकृतिक संख्या को आप लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हो। यानी ये गोला कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, बस मैंने आपको बताने के लिए बता दिया है कि ये जो गोले के अंदर में जो भी चीज दिया हुआ है वो क्या होगा, उसके अंदर में आ जाएगा। मैंने यूं समझ लीजिए कि आप लोग देख सकते हो कि ये परिमेय संख्या का सबसे बड़ा गोला है, तो परिमेय संख्या के अंदर में आपका ये पूर्णांक भी आएगा, पूर्ण संख्या भी आएगा, प्राकृतिक संख्या भी आएगा। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या एक आपका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या आपका एक परिमेय संख्या, याद रखिएगा, ठीक ना। तो इस तरह करके मैंने गोला बनाया हुआ है कि गोले के अंदर में जो जो चीजें हैं वो उसके अंदर में आती है। यानी कि ये जो परिमेय संख्या का गोला है तो इसके अंदर में जितनी भी चीजें आएंगी इस परिमेय संख्या गोले में वो परिमेय संख्या होगा, ठीक ना। ये सब मैंने इसलिए इसको इंडिकेट किया है। अब थोड़ा सा मैदान में आते, सुनिए आप लोग, ये क्या दोस्तों, ये परिमेय संख्या है और ये क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए तो अब जो ये आपका बड़ा सा गोला बना ना, इन दोनों को जोड़ने के बाद यही दोस्तों आपका ये वास्तविक संख्या है, बस और कुछ नहीं होता। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को आप लोग वास्तविक संख्या बोलते हो। इसको लिख लीजिएगा, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, डेफिनेशन आपको जरूरत नहीं है उतना, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। परिमेय अपरिमेय संख्या ग्रुप को आप लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन भी है कि कोई भी संख्या का अगर आप लोग वर्ग करते हो और उसको अगर वर्ग अगर धनात्मक मिलता है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वास्तविक संख्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि आप लोग, चलिए आप लोग 3 का एग्जांपल ले लीजिए। 3 का आप लोग स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या दोस्तों 9 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या है दोस्तों एक परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए -4 का एग्जांपल लीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो आपको +16 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग का माइनस भी 2 बार गुना होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इतना तो मैथ्स आता है ना, हाँ ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एक वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा ये सारे तो दोस्तों आपका परिमेय संख्या का एग्जांपल हो जाता है, ठीक ना। अब थोड़ा परिमेय की बात करते हैं। अब परिमेय आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा, जैसे कि √2, √3, √2 हो गया, √4 नहीं होता है, √2, √3 हो गया, √5 हो गया। जैसे कि √5 ले लीजिए तो √5 का स्क्वायर कीजिए, देखिए आपका क्या मिलेगा, ये रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएगा, यानी कि 5 मिलेगा। 5 पॉजिटिव संख्या इसलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। चलिए माइनस का √5 ले लीजिए, देखिए इसमें भी आपको क्या मिलेगा, आपको दोस्तों 5 मिलेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये भी क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब बात रहा क्या ऐसी संख्या होती है जिनको स्क्वायर करने पे नेगेटिव मिलती है? जी हाँ होती है, इसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि ये देखिए √अंडर का -3, इसको आप लोग स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर और रूट तो चल जाएगा लेकिन अंदर में -3 बच जाएगा। तो इस तरह की संख्या दोस्तों आपकी वास्तविक संख्या नहीं होती। और इस संख्या को क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्या बोलते हैं। सब आप लोग क्लास 9 में 11 में पढ़िएगा, ठीक है, आपको टेंशन लेना अगर मैथ लीजिएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका संख्या वाला कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया कि इस गोले के अंदर में जो है उसके ऊपर में जो गोला है वो इसका भाग होगा, ठीक ना। वो क्या हो जाएगा, उसका भाग नहीं, ये जो छोटा वाला गोला है वो बड़े वाले गोले का भाग होगा। यही सब डिनोट करता है। ये परिमेय संख्या का टोटल का गोला, यानी परिमेय संख्या के अंदर में ये सारी संख्याएं आती है। तो ये टोटल क्या है, परिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या दोनों को मिला दीजिए तो यह वास्तविक संख्या बन गया। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या के समूह को बोलो, या तो फिर जो संख्या को आप लोग वर्क करोगे उसका अगर धनात्मक मिलता है तो वो वास्तविक संख्या है। तो ये आपका वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पर आते हैं। प्रेमिका नहीं, प्रेमिका, बड़े तेज बन रहे हो जी, समझ रहे हैं, प्रेमिका है, प्रेमिका नहीं है, ठीक ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका आप लोग बहुत सारे जगहों पे देखोगे, कहीं कहीं पे प्रेमिका नजर आएगा, कहीं कहीं पे आपको एल्गोरिथम नजर आएगा। तो बता दूं, प्रेमिका और एल्गोरिथम दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के बीच में डिफरेंस इतना कम है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रेमिका की जगह पे एल्गोरिथम लिख देते हैं, एल्गोरिथम की जगह पे प्रेमिका लिख देते हैं और काम चला लेते हैं, ठीक ना। तो आप लोग को उतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक ना। आप लोग क्या क्वेश्चन बनाओगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना है, नहीं भी समझ में आएगा तो नहीं कटेगा, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है आपको। थोड़ा मोड़ा बता दूं, प्रेमिका मतलब क्या होता है, यूँ समझ लीजिए कि ये जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है इसका तो कुछ एप्लीकेशन होगा ना, तो वो जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग प्रेमिका बोलते हैं। और उस एप्लीकेशन का यूज करके जिस जिस स्टेप से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे तो उस टोटल स्टेप को मिला दो तो उसको हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं। जानता हूँ समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो है इसको समझने के लिए आपको एनसीईआरटी में एक कहानी दिया हुआ है। चलिए फिर से कहानी पर आते हैं। आपको एनसीईआरटी में एक अंडे वाले का जिक्र किया हुआ है और उस अंडे वाले के पास एक टोकरी है
और उस टोकरी में क्या कहा गया है कि 150 अंडे आ सकते हैं, 150 अंडे आ सकते हैं या उससे कम आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना। अब और एक आदमी भाई थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का आदमी, ठीक ना, जो भी आप लोग गुस्सेल होंगे उस टाइप का आदमी, ठीक ना, आपका क्या करता है, इस अंडे वाले के पास जाता है और बोलता है मुझे अंडे दो। उनके बीच में थोड़ा मोड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, हमें नहीं पता, उससे मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ मैथ से मतलब है। तो समझिए लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये आदमी क्या किया, उसका टोकरी उठा के जमीन में पटक दिया, तो क्या हुआ, अंडा सारा फूट गया। तो ये जो अंडा वाला आदमी था वो पंचायत बैठाया और उसको बुलाया, और मुझको हर्जाना दे, मेरे अंडा तूने फोड़ दिया तो मुझे इन अंडों का पैसा चाहिए। तो पंचायत वाला बोला, यानी मुखिया बोले भाई इसका पैसा लौटा दो। तो अब मुखिया पूछ रहा है उससे, अंडा वाला से, पैसा तो लौटा देगा भाई, पहले बताओ तो सही कितने अंडे थे। तो अब भाई ये दुकानदार यूक्लिड का फैन, ठीक ना, फैन आदमी था यूक्लिड का, ठीक ना, पंखा वाला फैन नहीं, फैन, ठीक ना। तो ये फैन आदमी क्या बोल रहा है कि मेरे टोकरी में 150 अंडे आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे उतना आ सकते हैं 150 तक, या तो उससे कम आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप लोग उस टोकरी से दो का अंडा निकालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एक अंडा बच जाएगा, 3 को निकालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 अंडा आ जाएगा। क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से दीजिए, दो को जब निकालोगे तो आपके पास एक अंडा बच जाएगा, ठीक। अगर आप लोग 3 को निकालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 अंडा बच जाएगा, 4 को निकालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास 3 अंडा बच जाएगा, 5 को निकालोगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि 4 अंडा बच जाएगा, 6 को निकालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास 5 अंडा बच जाएगा, 7 को निकालोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास टोटल एक भी अंडा नहीं बचेगा। तो अब भाई वो तो यूक्लिड का फैन, ठीक ना। अब भाई कोई इसको कौन सॉल्व करेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व नहीं करना है हमें, ठीक ना, बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसी के कॉन्सेप्ट से आप लोग अभी यूक्लिड विभाजन परिमेय को समझिएगा, ठीक ना। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो कम दिमाग वाले हैं वो अपना दिमाग थोड़ा सा किसी से उधार ले ले, ठीक ना, थोड़ा बढ़ा ले, क्योंकि यहाँ पे सोचने का काम करना पड़ेगा। जिनका घुटनों में थोड़ा ऊपर उठा ले, ठीक ना, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा देखिए, आपके पास क्या है कि दूधू का प्यार निकाल रहे हैं आप लोग, मैंने दूधू को करके निकाल रहे हो तो आपके पास एक बच जा रहा है, ठीक। तो किसी तरह से आपको ये पता चल जाए कि अगर दूधू को कितना बार निकाल रहे हो तो आपको अंडा बता दोगे आप लोग। कैसे, तो समझिए, अगर आपको बोल देता क्वेश्चन में आप लोग दूधू को अंडा निकाल रहे हो 5 बार, यूँ समझ लीजिए, दूधू को अंडा 5 बार निकाल रहे हो तो आपके पास एक बच जा रहा है, एक बच जा रहा है। अब आप लोग टोटल अंडा बता सकते हो। कैसे से देखिए, अगर टोकरी से आप लोग दूधू को अंडा निकाल रहे हो तो कितना अंडा निकाल रहे हो। अरे भाई साहब समझिए, आप लोग क्या कर रहे हो कि ये टोकरी है, इसमें आपके पास दूधू का अंडा पकड़ के आप लोग निकाल रहे हो और इस तरह के 5 बार करे तो कितना अंडा निकाला आप लोग। जाहिर सी बात है, आपने कितना अंडा निकाला होगा, आपने निकाला होगा 2 × 5 यानी कि 10 अंडे, 10 अंडे निकाले होंगे, ठीक। अब 10 अंडे निकालने के बाद भी एक अंडा बच जाता है, यानी कि टोटल कितना अंडा हुआ, जितने अंडे निकाले और जितने अंडे बचे, यानी कि इधर 10 और इधर 1 जोड़ दीजिए, 11 अंडे हो गए। ये हो गया +1, यानी कि 11 अंडे होते हैं। अगर आपको ये कितना वाला संख्या दिया हुआ होता तो, यानी कि अगर आपको दे दे कि दूधू का अंडा इतना बार निकालो, तब आप लोग बता देते हैं कितना अंडा होता सो टोकरी में। 3 को चलो इसी में दे देता, अगर कि 3 को अंडा आप लोग निकाल रहे हो, इतना बार निकाल रहे हो, तो आपको बता देते कितना अंडा होता। तो 4 का अगर दे देता कि 4 अंडा आप लोग इतना बार निकाल रहे हो तो आप लोग बता देते टोकरी में कितना अंडा होता। लेकिन ये कितना बार तो दिया नहीं है ना, मैं कितना बार इस संख्या को बोल रहा हूँ, ठीक ना, कितना बार इसको मैं कितना बार बोल रहा हूँ, ठीक ना। तो आपको कितना बार ये पता नहीं है, ठीक ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कितना बार को हम लोग x मान लेते हैं। चलिए भाई, हम लोग को तो भाई जो चीज़ पता नहीं उसको x मानने की आदत है। और बहुत सारे चौमू होंगे, बोलेंगे ये मास्टर को केस करो भाई, ये मैथ में ये ABCD पढ़ा रहा है। भाई ABCD नहीं है, ठीक ना, ये चर है, वेरिएबल है, ठीक ना। x का मान यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ठीक ना। इसका जो वैल्यू है x का वैल्यू वो 0 1 2 3 4 5 इस तरह का हो सकता है। नेगेटिव क्यों नहीं लिया वो आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक ना। 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, समझ में आ गया आपको। तो जब आपने x माना, ठीक ना, कितना बार आपके पास x है तो आपके पास टोटल अंडा कितना है समझ लीजिए। आप लोग यूं मान लीजिए कि आपके पास टोटल अंडा कितना है, a है, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल अंडा a है, यानी कि दो को आप लोग x बार निकाल रहे हो तो आपके पास कितना हो जाएगा, और टोकरी में 1 बचेगा, और जब उनको जोड़िएगा तो आपके पास a अंडा मिलेगा। ये समझ में आ गया। ये तो आपका एक समीकरण बन गया, 2x + 1 = a। उसी तरह इसका भी निकालिए, क्या आ जाएगा, 3 गुना कितना बार को यहाँ पे हम लोग x नहीं लिखेंगे,
ठीक ना। कितना बार को हम लोग x नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे समझिए। अगर x लिखा यानी कि ये वाला x और ये वाला x समान है, यानी कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू 4 है तो यहाँ भी 4 होगा, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों समझिए, क्योंकि टोकरी में अंडों की संख्या फिक्स है, अंडों की संख्या a है। तो आप लोग जब दो बार निकालिएगा, दो को करके अंडा निकालिएगा और एक बार आप लोग 3 को करके निकालिएगा तो किसमें जल्दी अंडा खाली होगा। जाहिर सी बात है जब 3 को निकालिएगा तब, क्योंकि 3 को ज्यादा होता है दूध से, समझ में आ गया ना आपको। यानी कि ये जो x का वैल्यू होगा ये x से छोटा होगा, समझ में आ गया ना। ये x से ये वाला x छोटा होगा, तो हम यहाँ पे x नहीं मानेंगे भाई, इसको हम लोग दूसरा कुछ मान लेते हैं। चलिए हम उसको y मान लेते हैं। अब वही सेम इसको क्या कर दीजिए, जब आप लोग 3 को y बार निकालिएगा तो आपके पास टोकरी में आपके पास 2 अंडा बच जाएगा और टोटल को जोड़ेगा तो कितना अंडा हो जाएगा, a अंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंडों की संख्या चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक ना। उसी तरह इसके लिए क्या हो जाएगा बोला 4 गुना, इसको कुछ दूसरा कुछ मान लीजिए m मान लीजिए, m ठीक ना, m मान लीजिए प्लस कितना अंडा बच रहा है, 3 बच रहा है, इसको मिल जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। उसी तरह इस पर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना, इस पर बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 5 गुना, ठीक ना, 5 गुना इसको हम लोग, चलिए इसको हम लोग एक्स वाई इसको मान लीजिए हम लोग, इसको हम लोग मान ओ मान लेते हैं, ठीक ना, ओ मान ले, 0 है भाई, ओ नहीं मानेगा भाई, 0 नहीं दिक्कत कर देगा। क्यू मान लेते हैं, चलिए इसको क्यू मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक ना, प्लस 4 अंडा, तो इसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जब आप लोग 5 को क्यू बार निकालिएगा 4 शेष बच जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, जितना बार निकाला उसको और 4 को जोड़ दीजिए तो आपको पास ए अंडा मिल जाएगा। उसी तरह इसको देखिए 6 गुना, इसको कुछ अलग मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए, एन मान लिया, चलिए, और प्लस आपके पास कितना अंडा है, यहाँ पे कितना अंडा बचेगा, जब आप लोग 6 को n बार निकालिएगा तो 5 बचेगा, और 6 को जितना बार निकाला उतना अंडों की संख्या यानी 6n प्लस 6 कर दीजिए, आपके पास टोटल अंडा निकल जाएगा। टोटल अंडा कितना, a है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, आपके पास 7 अंडा है, कितना बार निकालोगे, चलिए इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको p मान लेते हैं, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा 7p, p नहीं मानते, इसको हम लोग क्या मानेंगे, थोड़ा अलग मानते हैं, क्योंकि p आगे कुछ कॉन्सेप्ट में आएगा, कंफ्यूजन होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं x नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे जी, दिमाग में नहीं आ रहा है, इसको मैं s मान लेता हूँ, चलिए s अपूर्ण सूरज, ठीक है। तो 7 गुना x कीजिए, ठीक ना, प्लस कितना बच रहा है, 0 बच रहा है, तो टोटल अंडों की संख्या कितना होगी, a होगी। यानी कि आप लोग 7 को s बार निकालोगे, यानी 7 गुना s बार निकालोगे तो आपके पास एक भी शेष नहीं बचेगा। तो कितना बार निकाले उसको और जितना शेष बचा उसको जोड़ दीजिए, आपके पास a आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे a क्या है, मतलब शेष कितना है, 0 है, तो शेष 0, तो इसको मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बात समझिए, 7 गुना s बराबर a निकल कर आया, 7 गुना s बराबर a निकल कर आया। अब इसको गौर से देखिए मेरे दोस्तों, अरे भाई कम दिमाग वालों, किसी से दिमाग उधर लेके यहाँ पे ध्यान दो, ठीक। ये जो s है, ये जो s है, ये जो n है, ये जो q है, यहाँ पे m है, यहाँ पे y है, ये सब क्या है, सब वेरिएबल्स है, चर है। इनका वैल्यू क्या, जैसे कि मैंने बोला 0 1 2 3 4 5 होंगे। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 7 8 9 10 रख सकते हैं। चलिए रख कर देखिए, आप लोग s के जगह पे सबसे पहले 0 रखिए, तो 0 गुना 7 क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक। 1 रख के देखिए, 7 गुना 1 7 आएगा। चलिए s के जगह पे 2 रख के देखिए, 7 गुना 2 कितना आ जाएगा, 14 आएगा। 3 रख के देखिए, 7 3 21। उसी तरह 4 रख के देखिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 रख के देखिए 35 आएगा। आप लोग देख सकते हो, आपको उतना तो आप लोग को देखना आता ही होगा कि ये 7 का पहाड़ा नजर आ रहा है, यानी कि 7 के मल्टीपल में आ रहा है। और चूंकि यहाँ पे शेष कुछ नहीं है तो इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कोई 7 के पहाड़ा में ही होगा, यानी 7 के पहाड़ा में से कोई एक ऐसा संख्या होगा जो इस सारे इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। यानी सीधा सीधी कहूँ तो इन सारे इक्वेशंस को अगर भूल जाओगे आप लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग को अगर कितना बार अगर पता चल जाए, कितना बार अगर आपको पता चल जाए तो आप लोग अंडों की संख्या बता दोगे। तो उसी तरह से आप लोग के पास ये कितना बार है, कि या तो वो 7 हो सकता है, कितना बार है, या तो वो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हमने क्या किया, प्रत्येक बार को रख दिया और जो आंसर आया वो आप लोग देख सकते हो, 0 7 14 21 28 और 35। तो ये सारे अंडों की संख्या होगी। और इन अंडों की संख्या को अगर आप लोग इन इक्वेशन में रख दोगे और अगर इन इक्वेशन को देखोगे क्या ये इक्वेशन LHS बराबर RHS हो रहा है, तो यानी कि वो संख्या ही अंडों की संख्या होगी। आप समझिए कैसे। चलिए हम लोग एक काम कीजिए, 7 को रख के, 0 तो हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि ध्यान दीजिए अगर 0 को हम लोग एक जगह पे रख के देखेंगे तो यहाँ पे सारे की जगह पे आप लोग 0 को अगर रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 को रखिएगा तो आप देखिए, तो इस इक्वेशन को देखिए,
x के जगह पे क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को RHS में 0 लाने के लिए क्या करेंगे, x के जगह पे भाई कम से कम नंबर पुट करेंगे, यानी 0 पुट करके देखिए जी। तो 0 गुना 2 0 हो गया, लेकिन +1 है ना, तो ये 1 आ गया। तो 1 और 0 क्या आपस में बराबर है, नहीं है। चलिए x के जगह पे 2 रख के देखिए, तो 2 दूना 4 प्लस 1 तो और ज्यादा आ गया, यानी कि ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 0 जो है वो ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये 0 तो हो ही नहीं सकता उन लोगों की संख्या। चलिए 7 की बात करते हैं, 7 को रख के देखिए जी, 7 को रख के देखिए, 7 को रख के देखिए। चलिए यहाँ पे 1 रखिए, पहले 0 रखिए, ये 0 हो गया, +1 ये तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, RHS में आपका समझ में आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे 2 गुना आपके पास x के जगह में मैं 0 रख रहा हूँ +1 इक्वल टू, तो 2 गुना 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा +1, तो 0 को मत लिखिए, +1 यानी कि 1 हो गया। 1 बराबर 7 क्या बराबर है, नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये x के जगह पे 0 नहीं रख सकते। चलिए 1 रख के देखते, 1 रख के 2 × 1 1 हो गया, +1 ये 3 हो गया, ये भी बराबर नहीं है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 को रख के देखते हैं, 3 दूना 6 हो गया, ये वाला +1, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका 7 आ गया। ये तो आपका 7 आ गया, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये इक्वेशन इसका सेटिस्फाइड कर गया। अब थोड़ा सा हम लोग इस इक्वेशन पर बात करते हैं। तो चलिए 0 y के जगह पे आप लोग 0 रख के देखिए, तो 0 रखेगा तो 0 हो जाएगा +2, तो 2 आएगा, इधर 7 आएगा, यहाँ पे 7 होगा, तो ये तो बराबर हो नहीं सकता। चलिए हम लोग यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, y के जगह पे 2 रख के क्या जाएगा, 3 दूना 6 + 2 6 क्या आ जाएगा, 7 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। देखिए 3 × आपके पास 2, 3 दूना 6 इधर 2 यानी कि 8 आ जाएगा। और इससे 2 यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 से कम रखिए, यानी 2 से कम कितना, 1 रखिए। 3 × 1 + 2 इक्वल टू कितना आ रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, 3 × 1 3 और 2 5, देख सकते हो जो आपका 7 है वो 5 और 8 के बीच में आता है, और 5 और 8 के बीच में ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करता ही नहीं है। इसीलिए ये वाला, ये जो 7 है ये इसको तो सेटिस्फाइड कर गया, पर इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, यानी कि ये 7 भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग सारे को चेक कर लीजिएगा, तो 7 के पढ़ा में आपका एक ऐसा नंबर आएगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, और वो नंबर आएगा आपके पास 119। 119 एक ऐसा नंबर है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करता है। कैसे सो देखिए, कैसे सो देखिए, देखिए देखिए जी, मुझे तो आपको दिखाने का काम ही है, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक ना। चलिए यानी कि एक जगह पे 119 रखिए, एक जगह पे 119 रखिए भाई, 199 नहीं 119, ठीक ना, 119 रखिए, 119 रखिए, 119 रखिए, ठीक ना। यहाँ पे एक जगह पे 119 रखिए, तो 100 जब 90 से यहाँ पे रखिएगा तो 7 कितना बार में आता है, तो याद रखिएगा जो 190 कितना बार में 7 पड़ा में, काट के देख लीजिए ना, 7 से डिवाइड दे दीजिए, 7 1 के 7 3 बचेगा और एक 4 बचेगा, यानी कि 49, यानी कि 7 से 3 49, 17 बार में कटेगा, ठीक ना। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा दोस्तों, ये 17 इसका सही, यहाँ पे एस के जगह पे 17 आएगा, ठीक ना। तो 17 को 7 से गुना कीजिएगा तो 100 आपका ये आ जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन तो पहले से सेटिस्फाइड है भाई, ये तो हमारा प्रमुख इक्वेशन है, क्योंकि इसी से तो सारा चीज पता चल रहा है, तो इस पर बात नहीं करेंगे। इधर देखिए, तो चलिए x के जगह पे हम लोग क्या ऐसा रखें और उसको गुना करने के बाद, 2 से गुना करने के बाद 1 जोड़ने के बाद 119 आ जाए, ऐसा कोई संख्या बताइए। तो भाई आप लोग गौर करके देख सकते हो, अगर मैं 2 के जगह पे, अगर मैं x के जगह पे मैं 59 रख दूं, चलिए 59 रख देता हूँ, 2 × 59, तो इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 59 + 1, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 के 8 हाथ में 2 2 4 और 1 5, ठीक ना। 5 2 10, अरे कैसा गुना करना है सर, गुना भी भूल के, इधर ध्यान दो, ठीक ना, ठीक ना। क्या हो जाएगा, 9 2 18 का 8 हाथ मेरा 1, 5 2 10 और 11, 118 आता है, 118 और +1, देख सकते हो आपके पास 119 आ गया, यानी कि ये वाला आपका सेटिस्फाइड कर गया, ठीक ना। अब इस पर बात करते हैं, y के जगह पे आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पे y के जगह पे आप लोग 39 रखे, ठीक ना, 39 रखे, और y के जगह पे 39 रखिए, 3 × 39 + 2, तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आंसर आएगा, थोड़ा देखिए, तो देखिए 9 9 18 27 के 7 हाथ में रहा 2, 3 3 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 + 2 17 और 2 19, यानी कि 119। देखोगे आपके पास ये इक्वेशन भी सेटिस्फाइड कर गया। उसी तरह m के जगह पे आप लोग देखो 29 रख के देखिए, ठीक ना, 29 रख के देखिए कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 4 9 36 के 6 हाथ में रहा 3, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 9 10 11, 116 और 3 119। उसी तरह आप लोग देखिए 5 के जगह पे आप लोग एक काम कीजिए, 23 रख के देखिए आपका आ जाएगा। आपके पास 6 की जगह पे 6 मतलब n के जगह पे आप लोग एक काम कीजिए, 19 रख के देखिए, आपका इतना आ जाएगा। कहीं पे मिस्टेक होगा तो वो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, बस।
तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग जब इसको देखिएगा कि सारा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है 19 नंबर में, यानी कि टोटल अंडों की संख्या क्या है 19 है। तो ये आपका कहानी यहाँ पे खत्म होता है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक ना। असल में पानी की कमी से ही गलतियां हो रही है, क्योंकि छोटा सा रूम है, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक ना। तो उस कारण से भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आपको बिलीव नहीं होगा, ये आपको ज़्यादा देर का वीडियो नज़र नहीं आ रहा होगा, पर मैं इस वीडियो को करीबन 4.5 घंटा से शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ लाइन की प्रॉब्लम है, इसीलिए, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, बस बात दो, बाकी आपके लिए कुछ भी, ठीक। चलिए ये सारा चीज आपको अब हम लोग मिटा देते हैं। तो यानी अंडों की संख्या कितनी थी दोस्तों 119। बड़ा अंडा खेल रही है जी। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पर आते हैं, ठीक ना। चलिए अब जो जैसा था मैं उसको ऐसा ही कर देता हूँ। इसको मैं जैसा था क्या रहने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, 119, ठीक ना। ये सारी चीजें रहने दीजिए। अब मैं आपको क्या चीज सिखा रहा हूँ, देखिए भागा सिखाता हूँ आपको। देखिए 4 को आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग 2 से डिवाइड दीजिए भाई, दीजिए। कैसे सब तो आपको आता ही है, 2 दूना 4, कट गया 0। तो आप लोग को पता होगा इसको आप लोग क्या बोलते हो, जो यहाँ पे बचता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हो। शेष फल जिसको बोल सकते हो आप लोग, शेष या शेष फल, ठीक। ये जो होता है दोस्तों आपका, ये जो होता है इसको आप लोग क्या बोलते हो, इसको आप लोग भागफल बोलते हो, भागफल, ठीक ना। भागा के फलस्वरूप जो फल मिलता है भागफल बोलेंगे उसको। ये जो है 2 इसको क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। जो भागा देता है उसको भाजक बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। इसको भाज्य, जिससे भागा देते हैं उसको भाजक, जो आपको भागफल के रूप में मिलता है उसको भागफल, और जो बचता है उसको शेषफल। समझ में आ गया आपको, ठीक ना। तो मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, ठीक ना, तो समझिए, ठीक ना। आप लोगों ने बचपन में एक इक्वेशन पढ़ा होगा कि ये जो आपका भाज्य है, ये भाज्य बराबर होता है आपका भाजक लिखिए गुना भागफल प्लस का शेषफल, या फिर शेष बोलिए, ठीक ना। तो ये जो होता है दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा। और दोस्तों यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, और आपका कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया ना आपको। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक ना। आप लोग को एक सिंबल में बता दूं, आपका जो भाज्य है, भाज्य के जगह पे हम लोग ए लिखते हैं, भाजक के जगह पे हम लोग ए बराबर बी लिखते हैं, ठीक ना। भागफल के जगह पे हम लोग क्यू लिखते हैं, गुना में इसलिए लिख देते हैं, यहाँ पे मैं बी क्यू लिख देता हूँ, ठीक ना। बी क्यू का मतलब क्या है, बी क्यू का मतलब बी गुना क्यू होता है, ठीक ना। तो ये बी क्यू लिख देता हूँ, प्लस शेषफल को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो ये जो आपका इक्वेशन नजर आया, यही सब जगह पे यूज होता है दोस्तों। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपका शेषफल है यानी शेष है, वो हमेशा ये जो भाजक है उससे छोटा होगा। अरे भाई जाहिर सी बात है ना, समझिए। अगर ये 2 से बड़ा हो जाता तो आप लोग 2 1 बार में नहीं लगा देते हैं, और एक बार यहाँ पे कोई भागफल में और कोई संख्या नहीं ऐड कर देते हैं। समझिए, अगर मैं यहाँ पे 29 दे दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, मैं 2 से डिवाइड कर दूं इसको, तो क्या आ जाएगा, देखिए। तो यहाँ पे 2 एक बार में जाएगा, 2 पूरा कट जाएगा, फिर 9 उतरेगा, फिर ये क्या हो जाएगा 4 बार में जाएगा, 2 चौके 8, 1 बच गया, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आपका ये जो आपका भागफल है ये 2 से छोटा है, यानी भाजक से छोटा है, ठीक ना। ये हर बार ये आएगा, ठीक ना, क्योंकि ये समझ लीजिए भाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 2 आ जाता है या फिर 2 से बड़ा आ जाता है, तो फिर से नहीं देते 2 एकम 2, ये फिर से काट नहीं देते। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो हमेशा 2 से, वो भाजक से छोटा ही होता है, ठीक ना। तो इसीलिए ये जो आर है दोस्तों, ये आर हमेशा ये क्या होता है, 0 के बराबर होता है। बराबर हमेशा नहीं होता है, या तो 0 के बराबर होगा, या तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये हमेशा, ये जो आपका ए है यानी कि भाज्य है, यानी मतलब क्या बोलते हैं, भाजक है, माने बी से छोटा हो जाएगा, यानी 0 से या तो बराबर होगा, या तो बड़ा या बराबर होगा, या तो फिर क्या होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। याद रखिएगा, माने कि इसको क्या बोलते हैं, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, और क्या होता है आपका b से लेस देन, ठीक ना। आपको इस तरह करके इसको बोल सकते हो, ठीक ना। अब भाई थोड़ा आप लोग देख लीजिए, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे भागफल आपका 0 आया ना, तो देख सकते हो ये r क्या है दोस्तों, भागफल ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। देख सकते हो यहाँ पे 1 आया था आपका, यहाँ पे 1 आया था आपका, तो ये क्या हो सकता है 1 हो सकता है। और ये हमेशा b जो है आपका भागफल, ये हमेशा इससे छोटा ही होता है।
तो यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। तो अब बात रहा, मैंने वो फल वाला, वो अंडा वाला, फल वाला बोल रहा हूँ, अंडा वाला एग्जाम्पल क्यों दिया, तो आप लोग गौर करके देखिए दोस्तों, ये जो आप लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन जो लिखा था ना 2x + 1 = a, ये कुछ नहीं, आपका यही फॉर्म नजर आएगा, a = bq + r। ये जो आपका 19 था यानी 119 था, ये आपका a था, यानी इसको आप लोग क्या बोलोगे, भाज्य था, ठीक ना। और ये जो आपका पास था दोस्तों, जिससे आप लोग उसको भागा कर रहे थे, तो वो क्या था दोस्तों, आपका भाजक था। और ये जो था दोस्तों आपका भागफल था, ये आपका शेषफल था। आप लोग थोड़ा गौर से उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना, थोड़ा सा इसको आराम से ध्यान से सुनिएगा ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इतना सारा रामायण सुनाया था। ये जो आपका 2x है, ये आपका क्या दोस्तों, BQ का रूप में है, प्लस ये जो 1 है, ये आपका क्या है दोस्तों, आपका 1 बोल रहा हूँ, ये जो है ये इस जगह पे आपका क्या है दोस्तों, आपका r आएगा, और ये जो आपका है दोस्तों ये a है, ठीक ना। तो यही फॉर्म था। तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी क्लियर हुआ। कुछ नहीं है दोस्तों, जो आप लोगों ने बचपन में भागा सीखा था ना, वही वाला है कि भागा में क्या होता है, बस एक स्टैंडर्ड रूप आप लोगों ने जान लिया कि कभी आपको मान लीजिए कि भाज्य आपको पूछ दे, बोले बताइए तो भाज्य क्या होगा, ये इसी को उड़ा दे, ठीक ना, और आपको भाजक यानी कि 2 दे दे, भागफल 2 दे दे, शेषफल 0 दे दे, तो आप लोग भाज्य निकाल सकते हो, एकदम निकाल सकते हो। भाज्य बराबर क्या, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर आपको शेषफल निकालने को कहे और आपके पास ये तीनों दे दे तो आराम से निकाल सकते हो, बस हेर फेर इधर उधर, उतना तो आता है ना जी। आप लोग 9th क्लास में इक्वेशन सॉल्व किए हो, देख लीजिए, मैं आपको एक बार करके देख लेता हूँ, ठीक ना। आपके पास a = bq + आपको r फाइंड करना है, तो r को इधर रखिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, a - bq हो जाएगा = r। तो आप लोग इसको a - b को कर दीजिए, आपका r निकल जाएगा। तो इस तरह करके आप लोग रिलेशन उसने बताया था, यूक्लिड ने। बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, जाने माने साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट में मैथमेटिशियन थे, ठीक ना। तो इस तरह करके बस यही दोस्तों आपका यूक्लिड का था और कुछ नहीं था, ठीक ना। बस एक चीज याद रखिएगा, जो शेषफल होता है दोस्तों, ये हमेशा 0 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, बट हमेशा जो भाजक होगा यानी b होगा उससे हमेशा छोटा होगा, यही होगा। अब बात रहा इतनी छोटी चीज क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे मेरे अंटर पंटर को भी ये चीज पता नहीं होगा, ठीक ना। और ये इसका उपयोग हम लोग बहुत सारे चीजों में उपयोग करेंगे, जैसे कि इसका बहुत सारे संख्या का HCF निकालने में उपयोग करेंगे, ठीक ना। तो वो हम लोग अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तब करेंगे, ठीक ना। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है। उससे पहले आपका और एक चीज है जो आपको NCERT में दिया हुआ है, देख सकते हो भाई, मैं भी पढ़ता हूँ तभी आपको पढ़ा पाता हूँ, ठीक ना। आपका और एक आता है, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये वाला है आपका प्रेमिका वाला, प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका, ये वाला आता है। और एक आपका यहाँ पे दिया हुआ है, आपको पढ़िएगा नहीं, सब स्टेटमेंट पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। मेरा लेक्चर देखने के बाद पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस और एक होता है जिसको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलते हैं, प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स बोलते हैं। अब ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जो होता है उसी टाइप का होता है, पर उसका आप पता है वो इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, यानी जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको आपको जानना जरूरी था क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ता है इसको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो। लेकिन वो जो आपका है दोस्तों अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, इसको कहीं लिखना नहीं पड़ता है। इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट यूं है, समझ लीजिए कि कोई भी संख्या को, अगर कोई भी भाज्य संख्या है, यानी अगर वो खुद को और एक को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से भागा लग जाता है, पूर्णतः कट जाता है, तो उसी संख्या को आप लोग अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हो, अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हो। यानी सीधा सीधी बोलो तो भाज्य संख्या को आप लोग अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हो। वही यही वाला थ्योरम कहा है और कुछ नहीं कहा है। जैसे एग्जाम्पल में दूं तो चलिए दोस्तों, मैं आपको 4 का एग्जाम्पल देता हूँ। 4 क्या है दोस्तों, आपके पास एक भाज्य संख्या है जो 1, 2 और खुद 4 से डिवाइड होता है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, एक भाज्य संख्या है। इसको आप लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़े, आप लोग को वो तो आता ही होगा ना, एलसीएम लेना। चलिए लेता हूँ, अभाज्य गुणनखंड 2 से दीजिए, ठीक ना। ये क्या है, अभाज्य संख्या है 2, तो 2 से दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ये फिर ये 2 को फिर आप लोग क्या कीजिए, 2 से दीजिए, 1 बचेगा, 2 गुना 1 बचा। तो देख सकते हो आप लोग क्या था, 4 को आप लोग 2 को अभाज्य संख्या के रूप में, 3 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हो, ठीक ना। बस यही प्रेम था, कुछ नहीं था। और ये जो प्रेमिका का यूज होगा, ये जो प्रेमय का यूज है, इसका यूज हम लोग बेसिकली संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए उपयोग करेंगे। और साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि जो आपका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि आपके पास परिमेय संख्या
पहचानने के लिए दो टाइप का क्वेश्चन आपको मिला होगा 9 क्लास में। एक P बटा Q के फॉर्म में, यानी कि 2/3, 4/3, 5/3 रहता है, और एक फॉर्म होता है जिसमें 0 पॉइंट के बाद कुछ अचानक से जो मन सो संख्याएं आती है, संख्या होती है। आता है कि नहीं आता? चलिए थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा सा बताया तो ज्यादा नहीं, 1 मिनट का टाइम लूंगा, ठीक ना। देखिए, अगर आपको कहीं पे 2/3, 3/4 अगर दिख जाए, फिर -3/2 दिख जाए, तो ये तो भाई ऑब्वियसली जो है आपका परिमेय संख्या है। लेकिन आपको ऑप्शन में दे दे 0.66666 दे दे, तो क्या एक परिमेय संख्या है? बताइए तो ये जो परिमेय संख्या है कि नहीं, ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी संख्या अगर रिपीट करे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो आपके, यानी कि ये जानते हो आप लोग, यहाँ पे 6 पर बार लगा सकते हो, जो संख्या रिपीट करते हैं उस पर हम लोग बार लगा देते हैं। तो अगर जो संख्या रिपीट कर रही है पॉइंट के बाद, वो क्या होता है दोस्तों, आपकी परिमेय संख्या होती है, ठीक ना। जैसे कि 0.47 फिर 6666 रिपीट कर रहा है, तो ये दोस्तों ये भी परिमेय संख्या। अब मेरे दोस्त बोलेंगे सर 47 तो रिपीट नहीं कर रहा है। अरे बबुआ, 47 से मतलब नहीं है, कुछ संख्या है उसके बाद अगर संख्या रिपीट करना शुरू हो गई, रिपीट मतलब वो अनंत तक बढ़ती रह जाएगी, 66666 आते जाएगा, तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको लिख सकते हो 0.47 6 पर बार। तो ये सारी परिमेय संख्या होती है। और एक होता है शांत, यानी कि मान लीजिए कि आप लोग क्या कीजिए, 5 को आप लोग 2 से डिवाइड कीजिए, 2.5 आ जाएगा। चलिए आप लोग 10 को आप लोग 2 से डिवाइड कीजिए, गोटा गोटी 5 आ जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। आपको दशमलव प्रसार, ये सब क्या है, दशमलव है, दशमलव वाली संख्या है। दशमलव वाली 2 टाइप की संख्या आपको देखने की मिलेगी, स्पेशली 3 टाइप की मिलती है। एक जो क्या होगा, पॉइंट के बाद कुछ संख्या के बाद खत्म हो जाएगा, जैसे कि ये वाला देख लीजिए, एक पॉइंट के बाद डायरेक्ट रिपीट करना शुरू कर जाएंगे, या फिर कुछ संख्या के बाद रिपीट करेंगे। और तीसरा टाइप का संख्या क्या होता है कि पॉइंट के बाद अनठेकाने जो मन होता है, जैसे कि पाई का वैल्यू हो गया, ई का वैल्यू हो गया। ई क्या होता है आप लोग आगे पढ़िएगा, उसको नहीं जानना है। पाई का वैल्यू हो गया, √2 का वैल्यू हो गया, √5 का, √7 का वैल्यू हो गया, √5 का वैल्यू हो गया। ये सब क्या दोस्तों, पॉइंट के बाद रेंडमली जो मन आता है। जैसे कि समझिए, जैसे मान लीजिए 0.143782345678 या फिर इस तरह दे दे 0.1001001000100000 इस तरह करके बढ़ता जाए। तो ये सारी क्या है दोस्तों, आपका अपरिमेय संख्या है। और ये सारी क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या। ये सारी क्या परिमेय संख्या है, यानी दशमलव खत्म हो जाए कुछ संख्या के बाद, परिमेय। दशमलव कुछ संख्या के बाद या फिर डायरेक्ट रिपीट करना शुरू कर जाए, परिमेय। और अगर अनठेकाने जो मन सो बढ़े तो वो एक अपरिमेय। अब बोलेगा सर ये तो भाई सीक्वेंस में पढ़ रहा है, पहले 2 को 0 फिर 3 को 0, ना रे बाबा, इसको भी अपरिमेय के कैटेगरी में रखा गया है। तो ये था दोस्तों आपका आज का क्लास। अरे कंप्लीट हो गया? हाँ कंप्लीट तो हो गया। तो ये परिमेय, तो मैं थोड़ा सा बच गया, मैं बता दूं कि ये जो परिमेय और अपरिमेय है ना, उसको फाइंड करने के लिए, मतलब उसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा, जो आपका इस तरह का, मतलब वो रिपीटिंग होगा, यानी कि वो रिपीट करेगा कि अनठेकाने जो मन सो आएगा, कि शांत होगा, ये चीज पता करने के लिए भी हम लोग ये दूसरा वाला जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, आपको कहता है कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो उसका उपयोग से भी हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे, ठीक ना। तो उस हम लोग आगे जब क्वेश्चंस को करेंगे तब देखेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक ना। और रही बात अनाउंसमेंट की, तो टेंशन मत लीजिए, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पर मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि काम पढ़ने से चलता है, याद रखिए।